लोग आज इसका तीसरा चैप्टर देखेंगे इस क्लास में, और इसके 2 चैप्टर हम लोग पहले से ही क्लियर कर चुके हैं। इसका तीसरा चैप्टर है आज घर की सफाई। तो इसके 2 चैप्टर हम लोग पहले की क्लासों में बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए हम लोगों ने। आज इसमें तीसरा चैप्टर घर की सफाई को देखेंगे, और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं केवल हम लोग वही डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अच्छी हैं, वही हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो देखते हैं कि घर की सफाई है क्या और इसका अर्थ क्या होता है, किससे हम घर की सफाई कहते हैं। तो सफाई के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जो स्वास्थ्य को बढ़ाती हैं और उसको बनाए रखने में सहायक होती हैं। सफाई हमारे रहने के वातावरण को शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सुरक्षित बनाती है। तो घर की सफाई से क्या मतलब है स्टूडेंट? घर की सफाई से मतलब होता है कि घर में क्या है, पूरा स्वच्छता का माहौल हो, जितने भी लोग हैं, जो भी घर में सामान है, जो भी वस्तुएं हैं, वो क्या हो, साफ़ सुथरा हो। अगर मान लो घर आपने बनवा लिया बहुत महंगा, बहुत आलीशान, बहुत मूल्यवान बनवाया, उसमें हर चीज़ हर व्यवस्था है और देखने में बहुत सुंदर है, बहुत डेकोरेटिव बनवाया आपने, बहुत डिज़ाइन कर रहे हैं, लेकिन उसमें रहने वाले लोग जो हैं वो उस घर को क्या कर रहे हैं, साफ़ सुथरा नहीं रख रहे हैं। वो उस घर में रह तो रहे हैं लेकिन बहुत अच्छा घर है, लेकिन उसमें सफाई की ज़रा भी व्यवस्था नहीं है। जो है इधर उधर सामान बिखरा हुआ पड़ा है, ना व्यवस्थित है और ना उसमें वस्तुएं साफ़ हैं, उसमें गंदगी भरी पड़ी हुई है। तो वो घर क्या कैसा होगा? बीमारियों का घर माना जाएगा। एक रहने लायक स्वच्छ मनुष्यों के रहने लायक घर वो उनकी दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे गंदगी है। तो गंदगी से क्या होगा, हमेशा बीमारियाँ ही फैलती हैं, जिससे क्या होगा, वहाँ पे रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य वो भी खराब हो जाएगा। तो सफाई से मतलब यही नहीं कि घर में केवल सामान को साफ कर देना, बल्कि साफ सफाई से तात्पर्य है कि वहाँ पर एक व्यवस्थित रूप से मैनेज तरीके से क्या है, घर को व्यवस्थित रखना। हर चीज़ अपनी जगह पे होनी चाहिए और समय पे मिलनी चाहिए। अगर मान लो किसी चीज़ को हमें ढूंढना है तो सफाई का तात्पर्य ये नहीं है कि सफाई कर दी तो सामान पूरा इधर उधर बिखेर के रख दिया, में ढूंढने जाने तो मिल ही नहीं रहा है। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि घर की सफाई तो होनी चाहिए, सफाई के साथ घर व्यवस्थित भी होना चाहिए। तो साफ सुथरा घर कितना देखने में अच्छा लगता है। सफाई के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जो स्वास्थ्य को बढ़ाती हैं। सफाई के अंतर्गत वे सारी वस्तुएं आएंगी जो हमारे स्वास्थ्य को क्या करेंगी, अच्छा बना के रखेंगी तथा उसको बनाए रखने में सहायक होती है, और स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने में भी सहायक होंगी। स्वास्थ्य को बनाती भी हैं, उसको आगे बनाए रखने में भी सहायता करेंगी। सफाई हमारे रहने के वातावरण को शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सुरक्षित बनाती है। सफाई से तात्पर्य यही नहीं कि हम लोग केवल बाहर से शुद्ध रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। सफाई से तात्पर्य होता है कि हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे हमारा बाहरी वातावरण और हमारा मानसिक जो हमारा दिमाग है, जिसमें सोचने समझने की क्षमता है, वो भी तो शुद्ध होना चाहिए। अगर वहाँ पे सफाई का माहौल है, हम लोग बाहरी रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तो हमारा दिमाग भी बहुत अच्छे से स्वस्थ होगा और सारे कार्य बहुत ही स्वस्थतापूर्वक करेगा। तो सफाई का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर सफाई का मतलब समझ में आ गया होगा तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सफाई के आगे और क्या कौन से बिंदु हैं जो हमें जानने हैं और जानना बहुत आवश्यक है। अब देखते हैं हम लोग सफाई के प्रकार कितने हैं। तो सफाई हम लोगों ने जान ली कि सफाई क्या है, घर को साफ़ सुथरा व्यवस्थित तरीके से रखना और उसमें इतनी व्यवस्था बना के रखना कि जो भी सामान हम लोगों को चाहिए बहुत आसानी से मिल जाए। साफ़ सुथरा घर देखने में बहुत अच्छा लगता है, आकर्षक भी लगता है। तो जितना साफ़ सुथरा घर होगा उसमें उतने स्वस्थ व्यक्ति होंगे और व्यवस्थित होगा तो वो और भी उसमें चार चांद लगा देगा। तो सफाई के प्रकार हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है दैनिक सफाई, दूसरा है साप्ताहिक सफाई, तीसरा है मासिक सफाई, चौथा है वार्षिक सफाई। दैनिक सफाई वो सफाई होती है जो हम लोग पर डे हर रोज़ करते हैं, वो सफाई दैनिक सफाई में आएगी। तो दैनिक सफाई में रोज़ प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों को दैनिक सफाई में रखा जाता है। इसमें जैसे कि झाड़ू लगाना, ऊपर बिस्तर साफ़ करना, डेली की रोज़ाना के जो हम लोगों को कार्य होते हैं छोटे मोटे, वो दैनिक सफाई में आएंगे। साप्ताहिक सफाई वो होती है जो सप्ताह में एक बार करी जाएगी। सप्ताह में एक बार की जाने वाली सफाई को साप्ताहिक सफाई कहते हैं। इसमें जैसे कि दरवाजे व खिड़कियों की सफाई सप्ताह में एक बार हम लोग क्या करते हैं कि अपने घर के दरवाजे व खिड़कियाँ जो भी हैं उनको क्या है अच्छी तरीके से साफ़ करते हैं। रोज़ नहीं कर सकते हैं तो सप्ताह में वीक में एक बार तो हम लोग ज़रूर करते हैं। फर्नीचर की सफाई, जो हमारे घर का फर्नीचर है उसको भी वीक में एक बार बहुत अच्छी तरीके से साफ़ करते हैं। गंदे कपड़े एकत्र कर धोबी को देना, जो गंदे कपड़े एक वीक के गंदे कपड़े निकले हुए, जो मान लो बाहर कोई कहीं जा रहा है जॉब करने, तो उसके एक वीक के जो कपड़े गंदे हुए या घर के जो भी गंदे कपड़े एक वीक में निकल रहे हैं उसको एकत्र करके धोबी को देना, या फिर घर पे ही अगर जो लोग धुलते हैं उसको घर पे ही क्या धुलना। तो साप्ताहिक सफाई में सप्ताह में एक बार की जाने वाली सफाई को साप्ताहिक सफाई के अंतर्गत
गत रखा जाएगा। तीसरा है मासिक सफाई। मासिक सफाई का तात्पर्य होता है कि महीने में एक बार की जाने वाली सफाई को मासिक सफाई के अंतर्गत रखते हैं। तो इसमें आएगा कपड़ों को धूप लगाना। जैसे महीनों में क्या होता है, महीने में एक बार हम लोग जो बिस्तर होता है जो बहुत मतलब भारी होता है, जैसे कि गद्दे हो गए और सोफों के कवर हो गए मोटे, उनको क्या है धूप में एक बार हम लोग डाल के धूप उनको दिखा लेते हैं, जिससे उनकी कीड़े मकोड़े जो भी फफूंदी जो भी होते हैं वो सब क्या है मर जाते हैं और वो स्वच्छ हो जाता है। अनाज, मसाले, अचार आदि को धूप लगाना। जैसे अनाज हो गए, मसाले हो गए, अचार हो गए आदि को भी हम क्या करते हैं महीने में एक बार धूप दिखाने के लिए धूप में रखते हैं। तो ये मासिक सफाई में ही आएगा। अगला है वार्षिक सफाई। वार्षिक सफाई का तात्पर्य होता है कि वर्ष में एक बार की जाने वाली सफाई। ऐसी सफाई जो वर्ष में एक बार की जाती है तो वो वार्षिक सफाई के अंतर्गत आएगी। इसमें जैसे मकान की पुताई करवाना, जब कोई भी क्या होता है वर्ष में एक बार की जाने वाली सफाई के अंतर्गत, जैसे दिवाली, मान लो दिवाली क्या है वर्ष में एक बार आती है, तो दिवाली के पहले हम लोग क्या करते हैं अपने पूरे घर को साफ़ करते हैं बहुत अच्छे तरीके से और पुताई करवाते हैं। जिसको पुताई करवानी है, पेंट करवाना है, जो भी करवाना है वो क्या करवाता है तो उसको करवाता है। तो वो वर्ष में एक बार ही होता है, तो वो क्या होगा वार्षिक सफाई के अंतर्गत आएगा। इसके बाद इस साल में होली एक बार आती है, तो त्यौहार पे तीज त्यौहार के मौके पर जब वर्ष में एक बार की जाती है सफाई, तो वो वार्षिक सफाई के अंतर्गत आती होगी। तो आप लोगों को सफाई और सफाई के प्रकार बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि इसका महत्व क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है। कि सफाई का महत्व और आवश्यकता, घर की सफाई के प्रकार और सफाई, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है बहुत अच्छे से। अब देखते हैं कि घर की सफाई का महत्व क्या है और घर को साफ रखने की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों हम घर को साफ रखते हैं, अगर ना रखें तो क्या होगा, अगर रखेंगे तो क्या होगा। तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या है, घर की सफाई रखने से घर का सौंदर्य बढ़ाने में सहायक। घर जितना साफ सुथरा होगा, जितना अच्छे से व्यवस्थित तरीके से होगा, उतना ही देखने में क्या होगा सुंदर लगता है, आकर्षक लगता है और बहुत ही व्यवस्थित लगता है, देखने वाले लोगों के मन को आकर्षित करता है। तो घर का सौंदर्य बढ़ाने में सफाई एक महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा है घर को आकर्षक बनाने में सहायक। घर जितना भी सुंदर, जितना भी साफ़ सुथरा, भले ही बहुत महंगा, बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही कॉस्टली लोगों का बहुत ही ना हो, बहुत बड़ा घर ना हो, बहुत अच्छा ना बना हुआ छोटा घर भी है, तो क्या होगा अगर वो साफ़ सुथरा नहीं है, बहुत गंदा सा पड़ा हुआ है, तो वो आकर्षक नहीं लगेगा। लेकिन छोटा घर है, बहुत व्यवस्थित तरीके से है और वो साफ़ सुथरा है, तो वो देखने में क्या होगा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। तीसरा है कीटाणुओं को पनपने से रोकना। कीटाणुओं को पनपने से रोकने में सफाई महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर साफ़ सुथरा स्वच्छ घर है तो वहाँ पे कीटाणु जब जन्म ही नहीं लेंगे तो पनपेंगे ही नहीं, तो वो रोगों को कैसे फैलाएंगे। तो साफ़ सुथरा घर में क्या होगा, साफ़ सुथरा स्वच्छ घर में जब स्वस्थ लोग निवास करेंगे तो वहाँ पे बीमारियाँ नहीं आएंगी, तो लोगों को कैसे बीमार करेंगी। तो ये भी कारण बहुत अच्छा है। चौथा है स्वास्थ्य एवं फुर्ती रखने में सहायक। जब घर बहुत साफ सुथरा स्वच्छ होगा तो वहाँ के जो लोग हैं उनका खान पान भी कैसा होगा, साफ सुथरा स्वच्छ वातावरण में होगा, तो वो कैसे होंगे, स्वस्थ होंगे और फुर्तीदायक होंगे, बहुत ही स्वस्थ और हेल्दी होंगे और अपना कार्य बहुत ही फुर्ती के साथ करेंगे। पाँचवा है उचित गृह व्यवस्था तथा सुविधाजनक। ऐसा घर जो स्वच्छ होता है, व्यवस्थित होता है और व्यवस्थित तरीके से चलाने वाली होती है, गृहिणी होती है जो घर को पूरा व्यवस्थित तरीके से रखती है, तो उसमें क्या होगा उचित गृह व्यवस्था तथा सुविधाजनक होगा। जो भी सामान है, जो भी वस्तुएं हैं जहाँ पे होनी चाहिए वो अपनी उचित जगह पे, उचित स्थान पे होंगे, तो ऐसा घर क्या होगा सुविधाजनक और व्यवस्थित माना जाता है। अगला है घर को आकर्षक व आरामदायक बनाने में सहायक। घर को जब सफाई घर में होगी, स्वच्छता घर में पूर्ण रूप से होगी, तो घर कैसा होगा आकर्षक होगा और आरामदायक होगा। जो भी वस्तुएं हमें चाहिए, जितनी भी जल्दी चाहिए, मान लो जैसे भी हम लोग को कहीं जाना है तो जो वस्तुएं अपने स्थान पर रखी हुई वो हमें बहुत जल्दी मिल जाती हैं। लेकिन अगर कोई वस्तु है हमने साफ़ सफाई की, अगर घर को व्यवस्थित नहीं किया, तो अगर कहीं हमें जाना है, देर हो रही है, तो उस वस्तु को ढूंढने के चक्कर में हमें क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। तो इसलिए घर को साफ़ सुथरा रखने के साथ व्यवस्थित भी रखना चाहिए, जिससे घर आरामदायक भी होगा, देखने में भी सौंदर्य बढ़ाएगा, आकर्षक भी होगा। अगला है अतिथियों के लिए आकर्षण। अगर साफ सुथरा स्वच्छ घर है तो उस घर में अतिथि आना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर मान लो एक बार आपके घर में कोई आया और आपके घर में स्वच्छता नहीं है, तो वो दोबारा वहाँ पे उस गंदगी युक्त वातावरण में नहीं आना चाहेगा, बहुत ही मुश्किल से आने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपके घर में कोई आया, आपके घर का माहौल, वातावरण, आपके घर की स्वच्छता बहुत अच्छी है, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सब कुछ रखा हुआ है, तो वो दोबारा आएगा तो आएगा, अपने साथ एक दो लोगों को और कहेगा कि वहाँ पे चलिए, उनका घर बहुत अच्छा है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ स्वच्छता बहुत होती है, साफ़ सफाई के साथ बहुत रखते हैं, तो वो अतिथियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र होता है, वहाँ पे लोग बार बार आना पसंद करते हैं।
अगला है कार्य क्षेत्र में सफलता में सहायक। अगर घर बहुत व्यवस्थित तरीके साफ स्वच्छ और सुथरा होगा तो वो कार्य क्षेत्र में सफलता में सहायक होगा। वहाँ के लोग जब स्वस्थ होंगे, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, तो वो अपने कार्य क्षेत्र में क्या करेंगे, बहुत ही कुशल होंगे। वो जिस भी कार्य को करेंगे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि वो दिमाग के साथ साथ शरीर से भी स्वस्थ हैं। तो एक स्वस्थ व्यक्ति हर क्षेत्र में क्या होता है, सफलता प्राप्त करता है और बहुत ही कुशलता के साथ अपने कार्यों को करता है। तो आप लोगों को सफाई का महत्व बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, इसकी आवश्यकता क्यों है और इसकी आवश्यकता क्यों है और हमें अपने घर में स्वच्छता को क्यों रखना चाहिए। इसके बाद देखते हैं कि आगे कौन सा बिंदु है जो हमें पढ़ना चाहिए। इसके बाद हम लोगों ने सफाई पढ़ ली, सफाई के प्रकार पढ़ लिए, सफाई की उपयोगिता और आवश्यकता पढ़ ली, महत्व पढ़ लिया। अब देखते हैं कि सफाई करेंगे तो उससे जो भी क्या निकलेगा, कूड़ा करकट जो भी निकलेगा, जो भी वेस्टेज निकलेगा, उसको हम लोग नष्ट कर कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से करें कि क्या हो, वातावरण प्रदूषण भी ना फैले और वो हमारे लिए नुकसानदेह भी ना हो। तो पहला है जलाकर। हम लोग क्या कर सकते हैं, जलाकर जो भी कूड़ा कचरा निकल रहा है उसको जला दें। लेकिन जलाने से क्या होगा, जलाने से कूड़ा कचरा तो नष्ट हो जाता है, लेकिन ऐसे बहुत ही ऐसे पदार्थ, ऐसी वस्तुएं हैं जिनको जलाने से बहुत सारी विषाक्त गैसें निकलती हैं जो हमारे वातावरण को प्रदूषित करती हैं और हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि उससे वायु प्रदूषण बहुत फैलता है। विषाक्त गैसों से वातावरण बहुत प्रदूषित हो जाता है और वो वातावरण में विषैले गैसों को फैलाता है। तो जलाने में उसके बाद है कूड़े से गड्ढों को पाटना। दूसरा पहला जला सकते हैं, दूसरा क्या है, कूड़े से गड्ढों को पाटना। जो भी कूड़ा कचरा जो भी निकल रहा है उसको गड्ढों में पाट के कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा उपाय माना जाता है कूड़े कचरे के निस्तारण का। तो उसमें क्या कर सकते हैं, जितना भी कूड़ा कचरा जो भी सड़ने गलने लायक उसको गड्ढों में डाला जाता है, फिर उसको पाट के उससे क्या खाद बनाई जाती है। अगला है छटाई द्वारा कूड़े का उपयोग करना। छटाई द्वारा कूड़े का उपयोग करना, तो छटाई के माध्यम से आपने देखा होगा कि रास्ते में बहुत सारे लोग आते हैं जो छटाई कूड़े में क्या किया करते हैं, छटाई करते हैं। उससे जो रिसाइकल करके दोबारा से वस्तुएं बनानी होती है उस कूड़े को छांट के अलग कर लेते हैं और जो बेकार वेस्टेज होता है उसको वहीं पड़ा रहने देते हैं। जो भी वस्तुएं क्या होती हैं दोबारा से यूज हम लोग कर सकते हैं, जिसको दोबारा से बना के नई वस्तुओं को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो सारे कूड़े की छटाई करके उन फैक्ट्रियों और कारखानों में पहुँचाया जाता है, जहाँ पे क्या होता है उनकी रिसाइकलिंग के द्वारा दूसरी वस्तुएं दोबारा से नई चीज़ें बनाई जाती हैं और उनको प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा इसके अलावा है खाद। इसमें हम लोग देखें मल मूत्र की सफाई के उपाय क्या है। ये तो कूड़ा कचरा के निस्तारण के उपाय हो गए। आगे हैं मल मूत्र की सफाई के उपाय कौन कौन से हैं। तो पहला है शुष्क विधि। शुष्क विधि वाले शौचालय कौन से होते हैं, तो शुष्क विधि वाले शौचालय में देखते हैं कौन सा होगा। शौचालय में एक खोखला मंच बनाकर उसे बाल्टी में रख देते हैं। मल एकत्र हो जाने पर गाड़ियों में डाल देते हैं। जो शुष्क विधि वाले शौचालय होते हैं इसमें शौचालय में एक खोखला जो मंच बना होता है उसके नीचे एक खोखला बॉक्स तरीके का ऊपर मंच सीट तरीके की बनी होती है, उसके नीचे बाल्टी को रख दिया जाता है और जब वो मंच के नीचे जो बाल्टी रखी होती है वो जब मल से भर जाती है तो उसको ले जाके क्या है, जो भी बाहर जो डस्टबिन जो भी बहुत बड़े बड़े वो लगे होते हैं उसमें डाल दिया जाता है और वहाँ से जो मल निस्तारण वाली गाड़ियाँ आती हैं उसमें से वो आके उस मल को उठा के लेके चली जाती हैं। तो ये हो गई शुष्क विधि वाला। तो इसमें क्या होगा, नीचे जो भी एरिया होता है वो गीला नहीं होता है, इसलिए इसको शुष्क विधि वाला शौचालय बोला गया। अगला है जल संवहन विधि वाला शौचालय। तो इसमें क्या होगा, इससे सबसे अच्छी विधि माना जाता है, इसे फ्लश सिस्टम भी कहा जाता है। तो ये वाले फ्लश सिस्टम वाले शौचालय आजकल ज़्यादा क्या है, ज़्यादा सामने आते हैं, ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसमें है सबसे अच्छी विधि कि ये माने जाते हैं और इसे फ्लश सिस्टम भी कहते हैं। इस विधि में मल को पानी द्वारा बहाकर टैंक में भेजा जाता है। इस वाले शौचालय में जो वो बना होता है, टॉयलेट बना होता है, उसमें सीटें लगी होती हैं और उसमें क्या है, मल को पानी के साथ बहाकर सीधे जो भी टैंक बना होता है, जो भी गड्ढा बना होता है उसमें सीधा भेज दिया जाता है। तो इसे फ्लश मेथड वाला शौचालय बोला जाता है। अगला है सेप्टिक टैंक विधि। सेप्टिक टैंक विधि में क्या होगा, सेप्टिक टैंक बनाने के लिए एक गहरा गड्ढा बनाया जाता है जो पूर्ण रूपेण बंद होता है। विषैली गैसों की निकालने के लिए एक पाइप लगा दिया जाता है। जो जल संवहन विधि है इसमें क्या होता है, जो मल होता है वो सीधे क्या है पानी के साथ बहा दिया जाता है। उसमें जो भी छोटे मोटे टैंक बने होते हैं उससे होते हुए, ये शहरों में बहुत ज़्यादा होता है, इससे होते हुए शहरों में क्या होता है पाइपलाइन बिछी होती है, उससे वो मल वहाँ से होते हुए पाइपलाइन के द्वारा बाहर चला जाता है, वो वहीं पे इकट्ठा नहीं होता है। लेकिन सेप्टिक टैंक विधि में इसमें जो गड्ढों को खोद के टैंक बनाया जाता है उसमें क्या होता है, मल उसी में एकत्रित होता रहता है और ये टैंक जो होते हैं वो नीचे जो होते हैं उनका धरातल जो होता है वो कच्ची मिट्टी का बना होता है और ऊपर से पूर्ण रूपेण बंद होते हैं। और इसमें क्या होता है, एक
उसमें जो उसके अंदर जो विषैली गैसें बनेंगी उनको बाहर निकालने के लिए एक पाइप भी लगा दी जाती है। तो ये वाले जो शौचालय होते हैं वो सेप्टिक टैंक शौचालय कहलाते हैं, क्योंकि इसमें सेप्टिक टैंक बना दिया जाता है और वो टैंक का निचला धरातल कच्ची मिट्टी का बना होता है, जिससे पानी सारा नीचे सोख लिया जाता है और उस सेप्टिक टैंक में केवल मल बचता है, जिसको जब वो टैंक भर जाता है तो उसको बाहर निकलवा दिया जाता है और फिर से वो टैंक खाली हो जाता है, जिसे फिर से इस्तेमाल किया जाता है। अगला है संडास विधि। संडास विधि वाले शौचालय भी अच्छे ठीक माने जाते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें शौचालय में एक गहरा गड्ढा खोद दिया जाता है, गड्ढे के ऊपर सीट लगाई जाती है। गड्ढे को साफ करने की कोई व्यवस्था नहीं होती। यह विधि उत्तम नहीं है, क्योंकि जो संडास विधि होती है उसमें एक गड्ढा मतलब टैंक बना दिया जाता है और उसमें ऊपर एक सीट लगा दी जाती है, लेकिन इस संडास विधि में जो गड्ढा होता है उसको साफ करने की कोई विधि नहीं होती। जबकि सेप्टिक टैंक में क्या होता है, उसमें मल भरने के पश्चात वो जब पूरा भर जाएगा तो उसको मशीनों के माध्यम से जिस भी तरीके से बाहर निकलवा दिया जाता है, खाली करवा दिया जाता है। लेकिन जो संडास विधि होती है इसमें क्या है, शौचालय का जो टैंक होता है उसको साफ करने का कोई तरीका नहीं होता है, इसलिए ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो शौचालय सबसे अच्छा शौचालय कौन सा माना जाता है, सबसे अच्छा शौचालय जल संवहन विधि तो उससे भी सबसे ज़्यादा अच्छा सेप्टिक टैंक विधि मेथड वाला शौचालय माना जाता है। तो सेप्टिक टैंक विधि वाले शौचालय बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं और इन्हीं का उपयोग किया जाता है। ये बहुत वातावरण की दृष्टि से भी अच्छे माने जाते हैं और ये इसलिए इनका प्रचलन बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सफाई क्या होती है, सफाई के प्रकार क्या होते हैं और सफाई की आवश्यकता और महत्व क्यों है, हम लोग सफाई क्यों रखते हैं। उसके अलावा सफाई से जो कूड़ा कचरा निकलता है उसका निस्तारण कैसे किया जाता है और जो मलमूत्र होता है उसकी सफाई कैसे करी जाएगी, उसकी किस विधि से करी जाएगी, सेप्टिक टैंक के माध्यम से की जाएगी और ये टैंक कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसके जो भी पॉइंट बचे हैं वो हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। तो मिलते हैं गाइस नए वीडियो में, नए पार्ट इसी के नए बचे हुए नए बिंदुओं के साथ, जो अब पढ़ने में आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट नई क्लास में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नई टॉपिक के साथ। बाय गाइस।